Welcome students, I am Jagjeet Singh. Today we are going to discuss about redemption of debenture. Before this we have completed first chapter. There was issue of shares, reissue of shares and pro rata of shares. Now it's the third chapter, redemption of debenture. Now you have to understand what is the debenture, how to redeem the debenture. अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि डिबेंचर होता क्या है, कैसे डिबेंचर का रिडीम करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, पेमेंट करते हैं हम डिबेंचर होल्डर का. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर इज एन undertaking of the company in writing for acknowledging a debt and containing a contract for payment of the principal sum at a specified date and for the payment of interest, usually half yearly at fixed rate of interest. Whenever a company is in need of a loan for a long period, it mostly issue debenture for the same. जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है. डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर्स मार्केट में उतारती है और डिबेंचर होल्डर को इनवाइट करती है अपने डिबेंचर को खरीदने के लिए. डिबेंचर इशूज़ एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम. जो कंपनी डिबेंचर पे एक पार्टिकुलर फिक्स सर्टेन परसेंटेज पे करती है, जैसे हम लोग शेयर होल्डर पे कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है, ऐसे डिबेंचर पे कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट पे करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को. द रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन आर प्री डिटरमाइंड. यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से फिक्स होता है. जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को मार्केट में उतारती है, फिर अपने डिबेंचर होल्डर्स से क्या करती है, जब एग्रीमेंट करती है, तो ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है. ये प्री डिटरमाइंड होता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अपने डिबेंचर होल्डर को पे करेगी. Interest on debenture is payable normally after 6 months whether the company makes a profit or not. यूजली 6 महीने के बाद कंपनी क्या करती है, यहाँ पे डिबेंचर को इंटरेस्ट पे कर देती है. कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में, डिबेंचर होल्डर को कोई भी मतलब नहीं होता. डिबेंचर होल्डर अपना यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज ले लेते हैं कंपनी से. टू डिस्कस अबाउट रिडेम्पशन, हाउ टू रिडीम द डिबेंचर and what is the meaning of redemption of debenture. To redeem is to pay back. Redemption of debentures means discharge of liability on account of debenture bond by repayment of debentures holder. And redemption of debentures means repayment of amount of debenture by the company when debentures are redeemed. Liability on account of debentures is discharged. Now you have to understand, when company pay back the amount of debentures holder after a certain period, after 4 year or 5 year, 6 year, that's called redemption. जब हम डिबेंचर कंपनी इशू करती है, कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो एग्रीमेंट में कंपनी के फिक्स रहता है कि कितने साल के बाद डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करेगी, रिडीम करेगी. पैसा वापस करने को हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं. जो इंडिया में डिबेंचर इशू होते हैं, सिक्योर्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू होते हैं. ना यहाँ पे कुछ चेंजेस आ चुके हैं जो कि एज पर रूल्स 2014 की रूलिंग है. इसके बाद में कुछ चेंजेस आए हैं 2019 में. नाउ वी हैव टू सी व्हाट चेंजेस हैज़ कम. एज पर रूल 18 2014 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, डेट ऑफ रिडेम्पशन of secured debenture shall not exceed 10 year from the date of issued. कि जो redemption का टाइम पीरियड है वो 10 ईयर से एक्सीड ना करे. अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो 10 ईयर्स तक वो क्या करते हैं, पैसा वापस कर दे अपने डिबेंचर्स होल्डर का. नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, बट फॉलोइंग कंपनीज में इशू सिक्योर डिबेंचर्स फॉर अ पीरियड exceeding 10 years but not exceeding 30 years. But there are various companies which can be issued for 30 years. So we have to see that what type of companies engaged in infrastructure project. जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंगेज्ड होती हैं, ये कंपनी 30 ईयर्स तक मैक्सिमम क्या कर सकती हैं, डिबेंचर्स को इशू कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एटसेट्रा.
सच टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इशूड फॉर 30 ईयर्स। टाइप की कंपनी क्या कर सकती है, 30 साल तक के लिए ये अपने डिवेंचर को इशू कर सकती हैं। रिडेम्पशन पीरियड होगा वो 30 ईयर्स तक का हो सकता है मैक्सिमम। नाउ बी पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी विच प्रोवाइड्स द डेप्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को डेप्स लोन प्रोवाइड कराती हैं, इस टाइप की कंपनी भी 30 ईयर्स के लिए क्या करती हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकती हैं। नाउ थर्ड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी। एनबीएफसी इज द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ इंडिया engaged in the business of loan and advances. Now such type of companies can be issued for 30 years. Now last point, companies permitted by ministry or department of central board or RBI और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। जो डी पॉइंट में भी आपको मेंशन है, ये भी 30 ईयर्स के लिए क्या कर सकती हैं, अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती हैं। सो देयर आर 4 पॉइंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड all these point. So all these point you have to write down in your notebook because it's not in your book. ये पॉइंट्स आपकी बुक में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आप नोट कर लें, ठीक है। सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लें आप। तो इन सब पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था कि डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर, यहाँ पे जो सिक्योर्ड डिवेंचर की इशू की या फिर रिडेम्पशन की डेट होती है 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 ईयर्स तक हम पैसा डिवेंचर्स होल्डर का वापस कर दें, ठीक है। बट सेकंड कंडीशन में इन्होंने बोला था कि कुछ कंपनीज हैं जो कि 30 साल तक डिवेंचर होल्डर का पैसा रख सकती हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कंपनीज काम करती हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं। कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। आगे इसी वीडियो में हम न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडीमेबल डिबेंचर में भी रिडीम। ये कब रिडीम हो सकते हैं रिडीमेबल डिबेंचर? आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तब एक फिक्स टाइम पीरियड गिवन यहाँ पे होता है आप लोगों का, 10 ईयर्स हो, 5 ईयर हो, 6 ईयर हो, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडीम कर सकते हैं अपने डिबेंचर। नाउ सेकंड है एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे कुछ टाइम फिक्स रहता है कि जैसे जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो पहले हम डिबेंचर होल्डर से बोल देते हैं कि मिनिमम 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जो भी हमारा उससे एग्रीमेंट हो जाए कि इतने ईयर्स तक तो हम आपके डिबेंचर को रिडीम नहीं करेंगे। तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हम क्या करते हैं, इसे रिडीम कर सकते हैं डिबेंचर को। एंड गिविंग स्पेसिफाइड नोटिस, जब भी हम ये डिबेंचर क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, एंड गिविंग स्पेसिफाइड नोटिस, एक नोटिस या तो स्पेसिफाइड नोटिस हम दे दें पहले अपने डिबेंचर्स होल्डर को कि हम आपके डिबेंचर क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। बाय एनुअल ड्राइंग, या हम यहाँ पे ईयरली कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देते हैं आप। जैसे हम 5 साल में रिडीम कर दें, 6 साल में कर दें। हम 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए थे और 1 लाख रुपीज़ के पर ईयर क्या कर रहे हैं, हम रिडीम कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। व्हाट इज द मेथड ऑफ redemption of debenture? There are various method of redemption of debenture. First, lump sum payment method. Under this method, the company redeems the debentures by paying the whole amount in one lump sum to the debentures holder at the expiry of the agreed time or earlier at the option of the company after passing the necessary resolution at the meeting of debentures holder. एक लमसम टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स होल्डर का पैसा वापस कर देते हैं। नाउ सेकंड, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। दैट इज एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। यहाँ पे क्या करेंगे, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में एनुअली हम क्या करेंगे, कुछ पैसा रिडीम करते रहते हैं। नाउ थर्ड, परचेज इन द ओपन मार्केट मेथड। नाउ अंडर दिस मेथड the company discharges the debenture liability in full or in part by purchasing its own debentures. अब ये क्या करेगी, अपने ओन डिबेंचर जो भी फुल लाइबिलिटी होगी या फिर पार्शली, इसे क्या करेगी, परचेज कर लेती है कहाँ से, ओपन मार्केट से, और अपने डिबेंचर को डिस्चार्ज कर देगी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज अर्लियर फॉर इमीडिएट कैंसिलाइजेशन और कीपिंग देम एज इन्वेस्टमेंट एंड कैंसिल एट अ लेटर डेट। अब ये क्या करती है, इन शेयर्स को क्या करेगी, जब ये कुछ नीडी पर्सन होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है पैसे की, तो ये ओपन मार्केट में जाएगी, या फिर जिसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, आपकी NSE होगी, BSE होगी, जिसमें भी कंपनी आपकी जो लिस्टेड है, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट में जाती है और अपने डिबेंचर्स को वहाँ से परचेज कर लेती है। जो भी नीडी पर्सन होते हैं, अगर 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर टोटल इशू करे हैं
कंपनी हो सकता है वहाँ पे 2 लाख रुपीज़ के नीडी पर्सन हो जिन्हें ये डिबेंचर टाइम से पहले रिडीम कराना हो, तो उनसे खरीद लेती है, अपने डिबेंचर ले लेती है, रिडीम कर देती है, उनका पैसा वापस कर देती है। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्जन मेथड। In this method, a company can redeem its debenture by converting them into new class of debenture or shares. यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अपने जो भी डेबेंचर्स हैं, डेबेंचर्स होल्डर के पास हैं, इन्हें रिडीम कर लेगी और डेबेंचर्स ले लेगी, हो सकता है उसे शेयर इशू कर दे। डेबेंचर अपने ले लेगी डेबेंचर्स होल्डर से और शेयर इशू कर देगी, या फिर कन्वर्ट कर देगी, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, आपका इक्विटी शेयर हो जाएगा, या फिर डेबेंचर के साथ भी रिडीम कर सकती है। दीज न्यू shares or debentures can be issued at par, at discount or at premium. Now last one is payment after a fixed period. यहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड से पहले ये रिडीम नहीं होता। अगर 10 ईयर्स का एग्रीमेंट में टाइम लिखा है तो 10 ईयर्स पे आपके डिबेंचर क्या होंगे, रिडीम होंगे। या 5 ईयर्स का टाइम पीरियड गिवन है, 5 ईयर्स पे आप डिबेंचर रिडीम होंगे। तो जो भी पॉइंट्स हैं प्लीज़ आप लोग कॉपी कर लें। बट जब कंपनी शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर का पैसा देती है तो कुछ बैलेंस शीट में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस से पहले हमें समझना होगा कि DRR होता है, DRI होता है, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। बट यहाँ पे 2019 में कुछ अमेंडमेंट आ गए हैं। DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। 2018 DRR एंड DRI वर मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। ये 2018 तक सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी था कि अगर कोई भी डिबेंचर ये रिडीम करें, किसी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करें, तो अपना ये बैलेंस शीट में क्या करेंगे, DRR एंड DRI अकाउंट क्रिएट करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑल कंपनीज यूज्ड टू मेक DRR एंड DRI आउट ऑफ देयर प्रॉफिट। ऑलमोस्ट सभी कंपनी क्या करती थी, यहाँ पे मैंडेटरी होता था 2018 तक कि सभी कंपनी को एक DRR एंड DRI अकाउंट बनाना पड़ता था, डिबेंचर रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ हम पैसा करते थे अपने प्रॉफिट के पार्ट से, और कुछ क्या करते थे, रिडेम्पशन के लिए रिजर्व बनाते थे। नाउ आफ्टर अमेंडमेंट 2019 में अब क्या हो गया, आपके चेंजेस आ गए हैं। नाउ इट्स नॉट मस्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। अब ये सभी कंपनी के लिए मस्ट नहीं है DRR एंड DRI। गवर्नमेंट दैट गिवन रिलीफ फॉर द मैक्सिमम कंपनीज। ये मैक्सिमम कंपनीज को क्या गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलीफ दे दिया कि सभी कंपनी को मैंडेट नहीं है DRR एंड DRI अकाउंट बनाना, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी काम हो गया। इससे पहले क्या होता था, हमें एक सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट करना होता था, जिसके बाद हम क्या करते थे, रिडेम्पशन करते थे, ठीक है। नाउ एज पर रूल 18 सेक्शन 18 सबसेक्शन 7, ये आपको एक टेबल है, ठीक है, जो कि 2019 में अमेंडमेंट होने के बाद आई, जो कि आपकी बुक में नहीं है, आपको नहीं मिलेगी, प्लीज़ नोट कर लें इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, DRR इज मस्ट फॉर अनलिस्टेड कंपनीज बिसाइड्स NBFC एंड HFC। ये NBFC एंड FSC को छोड़ के सभी कंपनीज के लिए क्या होता है, जो अनलिस्टेड कंपनी होती हैं उनके लिए मैंडेट होता है बनाना DRR एंड DRI अकाउंट। बिकॉज अमेंडमेंट के बाद ये पूरा कुछ चेंज हो चुका है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, फॉर डिबेंचर इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग। अगर ऐसी कोई भी कंपनी है तो DRR अकाउंट हम क्रिएट नहीं करेंगे और ना ही DRI अकाउंट बनाएंगे। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसे, प्लीज़ आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल में कि क्या होता है DRI, क्या DRR होता है, कब बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगा, एज़ पर एप्लीकेबल टू NBFC के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल होगा उसी रेट से क्या करेंगे हम लोग DRR बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग DRI। नाउ थर्ड पॉइंट, फॉर लिस्टेड कंपनीज। ये लिस्टेड और अनलिस्टेड आप लोग समझते हैं ना, कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं हमारी स्टॉक मार्केट में, जो ओपन मार्केट होती है, एक्सचेंज मार्केट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे NSE हो गई, BSE हो गई, या फिर और कोई भी एक्सचेंज मार्केट है, वहाँ पे हमारी कंपनी लिस्टेड है या फिर लिस्टेड नहीं है। जो कंपनी लिस्टेड होती है वहाँ पे, ठीक है, जैसे लिस्टेड कंपनी के लिए DRR नहीं बनता है, और DRI कितना बनेगा, 15%। NBFC, HFC एंड अदर लिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी DRR नहीं बनेगा। नाउ लास्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज में क्या है, NBFC एंड HFC के लिए DRR नहीं बनेगा। ये लिस्टेड में भी इन दोनों के लिए नहीं बनेगा और
यहाँ पे अनलिस्टेड के लिए भी नहीं बनेगा और ना ही DRI होगा। अदर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 10% DRR एंड 15% DRI। ओके, कुछ पॉइंट पढ़ने के बाद अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। हाउ टू सिक्योर डिबेंचर एंड हाउ टू गेट बिलीव टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, DRR और ये DRI होता क्यों बनाते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ DRR और DRI। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सच डिबेंचर शैल बी सिक्योर्ड बाई क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और इट्स एसोसिएट कंपनी। आपको एक सिक्योरिटी यहाँ पे शो करनी पड़ती है। एक ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी के साथ क्या करना होता है, हम लोगों को सिक्योरिटी बनानी होती है। ये सब्सिडरी कंपनी का होता है जिसके 51% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर लेते हैं और एसोसिएट जिसके 20 to 50% शेयर्स होल्ड करते हैं। पे कुछ डिबेंचर्स को सिक्योर्ड करने के लिए आपको कुछ एसेट्स मूवेबल हो या फिर इमूवेबल एसेट्स हो, जैसे हम बंधक बनाते हैं एक टाइप से वही करना पड़ता है। हमें अपने अकाउंट में दिखाना होता है कि हम लोग ये शेयर डिबेंचर्स होल्डर को बिलीव दिलवाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग शो करते हैं कि अपनी एसोसिएट कंपनी की हो या फिर होल्डिंग कंपनी की हो या फिर सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स हो, एक ऐसा डिबेंचर्स होल्डर से बोलते हैं कि आपका डिबेंचर्स का जब तक रिडेम्पशन नहीं होगा तब तक इस एसेट्स को हम नहीं बेचेंगे ना। सेकंड पॉइंट, एक ट्रस्टी, इट मे बी कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी शुड बी अपॉइंटेड द ट्रस्टी। ये इस कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक ट्रस्टी हायर करना होता है। क्या करते हैं, ट्रस्टी। ये ट्रस्टी कौन होता है, कॉमर्शियल बैंक हो सकता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी शुड बी अपॉइंटेड द ट्रस्टी। डिबेंचर इशू करने के ये होता कौन है, ट्रस्टी। डिबेंचर इशू करने के 60 दिन के अंदर कंपनी को लिखकर डीड देनी होती है ट्रस्टी को कि डिबेंचर के लिए कौन सी एसेट्स, मूवेबल एसेट्स या फिर इमूवेबल एसेट्स हम लोगों ने होल्ड करी है, कि जिसे डिबेंचर को बिलीव हो कि मेरा पैसा कंपनी में मरेगा नहीं, मेरा पैसा मिल जाएगा रिडेम्पशन के टाइम पीरियड पे, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी हम हायर किसके लिए करते हैं, डिबेंचर्स होल्डर के बिलीफ के लिए हायर करते हैं डिबेंचर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, द कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड विल execute debenture trustee deeds to protect the interest of debenture not later than 60 days from the date of allotment of debentures। तो ये क्या करते हैं, हम 60 दिन के अंदर एक डीड लिख के अपने ट्रस्टी को देते हैं कि हम लोगों ने डिबेंचर्स होल्डर के लिए कौन कौन सी एसेट्स मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो होल्ड करी है, जिससे डिबेंचर्स होल्डर को बिलीव हो कि इस कंपनी में मैंने पैसा तो लगाया, मेरा पैसा मरेगा नहीं, मुझे पैसा मिल जाएगा क्योंकि मेरे नाम की एसेट्स क्या करी इन लोगों ने होल्ड कर रखी है। तो इसके लिए एक ट्रस्टी हायर करना। और लास्ट पॉइंट, द सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर बाय वे ऑफ चार्ज शुड बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। देयर शुड बी मेंशन विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। यहाँ पे मेंशन करना होता है किस टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड करिए, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल कौन सी होती है, इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकती है, और इमूवेबल जैसे आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। आई होप यू हैव cleared all these points. Please jot down all points. Now we will discuss on numerical questions, how to solve, how to redeem. Now question given is A Limited other unlisted company। ये क्या है, A Limited है, other unlisted companies है। अदर अनलिस्टेड हम लोग यहाँ पे टेबल में देख चुके हैं। अदर अनलिस्टेड क्या थी, फॉर अनलिस्टेड, ये लिस्टेड थी। अदर अनलिस्टेड के लिए क्या गिवन था, यहाँ पे DRR 10% क्रिएट होगा और 15% DRI क्रिएट होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। A लिमिटेड अदर लिस्टेड कंपनी हैड इशूड 12% डिबेंचर ऑफ ₹50 लाख ऑन 1 जनवरी 2019 2019 में क्या हुआ, 50 लाख रुपीज़ के 12% डिबेंचर्स कंपनी हैज़ इशूड। They were redeemable on 31st March 2021. Make entries for issue and redemption। अब इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे ये रिडीम होंगे 31 मार्च 2021। ये क्या है, इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है कि इस आपको 21 में पैसा रिडीम करना होगा, पैसा देना होगा। मेक एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन। तो फर्स्ट एंट्री हमारी सिंपल
हम लोगों को पैसा रिसीव होता है जो कि हम लोग शेयर्स में करते थे या फिर डिबेंचर्स में एंट्री करते थे, वही जब अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट विद 50 लाख टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50 लाख। क्योंकि जब हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट ना गिवन हो तो मैं ऐसा मानते हैं कि सारा पैसा अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आ गया होगा, ठीक है। ये कब इशू हुए थे? 1 जनवरी 2019। नाउ अब आप बात आती है DRR की, कि अनलिस्टेड है, अदर अनलिस्टेड है, हमें DRR क्रिएट करना होगा, ठीक है। होता क्या यहाँ पे बोल रखा था कि DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपका जो DRR को समझने के लिए हम बैलेंस शीट देखते हैं। एग्जांपल के लिए बैलेंस शीट गिवन है, इसमें डिवेंचर्स का पैसा हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 5 लाख रुपीज़ हमने डिवेंचर्स होल्डर से लिया है, शेयर होल्डर से लिया है कितना 3 लाख रुपीज़ और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। और जर्नल रिजर्व, ये पैसा कौन सा होता है? अर्निंग होता है, रिटेन्ड अर्निंग होते हैं। 10 लाख रुपीज़ का पैसा जो बिजनेस ने खुद कमा के लगाया होता है, ये बिजनेस का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, 10 लाख रुपीज़। और बैंक में हमारे यहाँ पे एसेट साइड में आ गया 10 लाख रुपीज़, अदर एसेट्स हैं 5 लाख की और कैश है 5 लाख रुपीज़ का 20 लाख रुपीज़, ये भी 20 लाख रुपीज़। हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैलेंस शीट इक्वल, बोथ साइड शुड बी इक्वल, की दोनों साइड हम लोगों की इक्वल होनी चाहिए बैलेंस शीट की। तो अब हम यहाँ पे रिडीम कर रहे हैं ये 5 लाख रुपीज़ जब डिबेंचर्स होल्डर से हम लेंगे ना, तो इससे पहले अब ये रूलिंग बोलती है कंपनीज एक्ट 2013 कि आप यहाँ पे ले रहे हैं, ये पैसा लेने से पहले आपको, जब आप रिडीम करोगे उससे प्रीवियस ईयर पहले एक साल 31 मार्च से पहले इसका 10% उठा के कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे आप लोग? ये जर्नल रिजर्व से पैसा निकालोगे और कहाँ पे 5 का 10% 50,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू DRR अकाउंट। ये 50,000 DRR अकाउंट, DRR। अब ये क्या हो गया? 9,50,000 बच जाएगा हमारा जर्नल रिजर्व, ठीक है। नाउ DRI 15%, यू हैव टू इन्वेस्ट 15% ऑफ रिडीमेबल शेयर्स। तो आपके रिडीमेबल वैल्यू उसका 15% ट्रांसफर टू DRI अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, DRI, ठीक है। 15% ये आपको पूरे के पूरे रिडीम करना है, इसका 15% 1,50,000 विल बी ट्रांसफर टू DRI अकाउंट। अब ये कितना बचेगा आप लोगों का? 8 लाख रुपीज़ बच जाएगा जर्नल रिजर्व में। हम ये ट्रांसफ़र करने का मोटिव क्या होता है हम लोगों को, क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? हम इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं कि जब हम रिडेम्पशन करेंगे, ये कंपनीज एक्ट बोलता है, कुछ अमेंडमेंट आ गए हैं, ठीक है, कि जब हम रिडेम्पशन करेंगे, रिडेम्पशन के टाइम पे हमारे पास पैसा कम ना पड़े। अगर पैसा कम पड़ेगा तो हम लोग ये जो पैसा ट्रांसफ़र किया है, ये ट्रांसफ़र किया, ये पैसा निकालेंगे और DRI अपना इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके पेमेंट कर देंगे डिबेंचर्स होल्डर का। क्योंकि हमें डिबेंचर्स होल्डर को विश्वास दिलाना होता है, यहाँ पे एक ट्रस्ट इनका क्रिएट करना होता है कि आपका पैसा हम वापस कर देंगे। तो वो ट्रस्ट क्रिएट करने से पहले हमें क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों अकाउंट क्रिएट करने होंगे। और सेकंड एक चीज़ और भी होती है, मान लो यहाँ पे लाइबिलिटीज़, किसी अदर लाइबिलिटीज़ का पैसा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ये दो PL, ये हमारा जर्नल रिजर्व में 50,000 रुपीज़ यहाँ पे रखा होगा, ये 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे जर्नल रिजर्व में रखा था। ये आपकी बैलेंस शीट मैंने अपने पास से वैसे अमाउंट ली, क्वेश्चन से रिलेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना है रिडीमेबल शेयर? 50 लाख रुपीज़ है। तो 50 लाख रुपीज़ हमें अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड में पीछे टेबल में आपको बताया था कि 10% यू हैव टू ट्रांसफर इन DRR अकाउंट। तो PL, ये PL में कौन सा होता है हमारा? रिटेन्ड अर्निंग, जो कि आपके बिजनेस में पैसा रखा होगा जिस पे किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है, उस पैसे को क्या करेंगे हम? 10% DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नाम से हमें क्लियर होता है कि डिबेंचर का जब रिडेम्पशन करेंगे उसके लिए रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं कि जब इनका पैसा वापस करेंगे उस समय हमारे पास पैसा कम ना पड़े, तो हम लोग 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर नेक्स्ट DRI, ये कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है हम लोगों को। जो ये रखा हुआ है ना, यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ था, मैंने आपको बताया था कि 1,50,000, 15% आपको DRI में इन्वेस्ट करना होता है पैसा। तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारे पास से पैसा जा रहा है ना बिजनेस से, तो 7 इसका 15% 7,50,000 इन्वेस्टेड इन, किसी भी मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ना रिडेम्पशन टाइम पीरियड पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। जब रिडीम करेंगे तो पैसा हमारा वापस हम लोग करेंगे डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर को वापस करेंगे, हमारे पास डिबेंचर हमारे पास आ जाएंगे जो भी कंपनीज के डिबेंचर्स थे, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर्स को पैसा दिया जाएगा 50 लाख रुपीज़। ये ड्यू एंट्री कर दी ना। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख, क्योंकि बैंक हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हम लोगों को तो ये जो अपना इन्वेस्टमेंट हमने किया था ये सेल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे ही कंपनी के पास सफिशिएंट फंड था, कंपनी के पास बहुत अच्छा पैसा था, तो कंपनी ने उसी से क्या किया, रिडीम कर दिया है। तो ये तो हम लोगों ने किसके लिए बनाया था कि अगर पैसा कम पड़ेगा तो हम DRR अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, और बाकी क्या करेंगे, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट किया हम लोगों ने किसी भी कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे और इनका पेमेंट कर देंगे, पर हमारे पास पैसा कम नहीं पड़ा। तो अब बैलेंस शीट से जो हमने ये बैलेंस शीट में देखो DRR एंड DRI नाम था ना, इन दोनों नाम को हटाना होगा। क्या करना होगा, हटाना होगा। ये जो DRI ये हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अब इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी आई होगी उसे हम क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे, और ये वाला जो पैसा DRR फिर से किसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, ये इसमें अपने जर्नल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमारा अपना पैसा है। फिर क्या देखो एंट्रीज क्या होती, पहले आप लोगों ने DRI में इन्वेस्ट किया था पैसा, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे जो भी इन्वेस्ट किया होगा, बैंक पैसा रिसीव हो जाएगा। ये रिडीम करने के बाद करेंगे हम लोग ऐसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट 7,50,000 एंड नेक्स्ट DRR अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व से 50,000 निकाला तो ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व अकाउंट ₹50,000। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। Now next question, B Limited unlisted company had issued 15% debenture of 20 lakh on 1st Feb 2019. Out of this, 9 lakh 15% debenture were due for redemption on 15th October 2001 at premium of 10%. Make necessary entries. Now you have to rupees 9 lakh of debentures redeemed on 15th October 2021। तो 21 में क्या करना होगा, मैं 15 अक्टूबर को 9 लाख रुपीज़ 9 लाख के डिबेंचर्स हमें क्या करने होंगे, रिडीम करने होंगे। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पहले आप लोगों की फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड विद ₹20 लाख, विद ₹20 लाख टू डिबेंचर अकाउंट, debenture application or allotment. Now you have to transfer to DRR account and invested in DRI account. 10% will be transferred to DRR account and 15% invested for debenture redemption account. से आप ये DRR समझ लीजिए कैसे DRR में ट्रांसफ़र होगा। 15 अक्टूबर 2021 में हमें क्या करना है, रिडीम करना है 9 लाख, और ये इशूड कब हुए हैं, 1 Feb 2019। तो अभी मैंने बताया था कि जब रिडीम करना होता है इससे प्रीवियस में जो 31 मार्च होगी, यहाँ पे क्या होगी हम लोगों की 31, तो यहाँ पे हम DRR में ट्रांसफ़र में यहाँ तक कर देने चाहिए, इससे पहले 30। जब एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में कोई भी डेट गिवन नहीं होती रिडेम्पशन के लिए, ठीक है, सॉरी तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 फेब 2019 को इशू हुए थे, इसके बाद जो 31 मार्च आएगी 2019 आया 20, कोई भी 31 मार्च जो इसके पहले आएगी, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, DRR में ट्रांसफ़र कर देंगे पूरे का पूरा अमाउंट, और DRI में इन्वेस्ट भी कर देंगे। जो DRI का वैसे आप लोगों का यहाँ पे 30 अप्रैल तक आप लोग DRI में कर सकते हैं, DRI में 30 अप्रैल तक, पर हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च को ही DRI में भी कर। नाउ 10% ट्रांसफ़र टू DRR अकाउंट। यहाँ पे जो 22 लाख रुपीज़ हम लोगों ने ट्रांसफ़र करा, ये DRR में टोटल अमाउंट का, टोटल हमारे कितने के शेयर इशू हुए थे, 20 लाख रुपीज़ के, 20 लाख का 10% हम 2 लाख रुपीज़ DRR में एक बार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर DRI में जितना हम लोग रिडीम करेंगे, रिडीम कितना पैसा वापस कितना करेंगे, अभी पैसा वापस करेंगे हम लोग 9 लाख रुपीज़, तो 9 लाख का 15%, जो भी अमाउंट हमें रिडीम करना होता है उसका 15% हम DRI में इन्वेस्ट कर देते हैं।
ना मैं यहाँ पे रिडीम, इस डेट पे रिडीम कितने के डिवेंचर करने हैं, 9 लाख रुपीज़ के, 9 लाख। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे DRI में इन्वेस्ट कर दें, अपने बिजनेस से पैसा निकालें और कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। यहाँ पे हमें 9 लाख रुपीज़ का भुगतान करना होगा, पेमेंट करना है यहाँ पे 9 लाख रुपीज़ का। तो इससे पहले हमारा यहाँ तक क्या हो जाना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट मार्केट में हो जाना चाहिए, क्योंकि जब 15 अक्टूबर 2020 को हम इसका पेमेंट करेंगे 21 में, तो हमारे पास अगर पैसे की कमी होगी तो ये इन्वेस्टमेंट हम लोग सोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। जो भी हम DRI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस से बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर DRR। और ये DRR रिडेम्पशन, ये तो जब आप शेयर डिबेंचर इशू करेंगे तब आपको DRR में इन्वेस्ट पूरे अमाउंट का 10% करना ही होगा अनलिस्टेड के केस में। और DRI के लिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास 11 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स और भी हैं, हो सकता है वो 2025 में आप लोग रिडीम करोगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो इन्वेस्ट है DRI, जो 11 लाख रुपीज़ आपके पास अभी बच्चा है डिबेंचर होल्डर का है, इसके लिए हम लोग DRI कब बना सकते हैं, इसे रिडीम करने के बाद भी यहाँ पे इनका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो पेमेंट अभी हमें करना ही नहीं है 11 लाख का। तो 9 लाख रुपीज़ के हम लोग 15% 1,35,000 रुपीज़ हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज पास कर लेंगे। और क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन था 15 अक्टूबर 2021 एट प्रीमियम ऑफ 10%। जो भी हम लोग अब रिडीम करेंगे, पैसा वापस करेंगे 10% किसके साथ, 10% प्रीमियम के साथ शेयर होल्डर का पैसा, डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करेंगे। तो यहाँ पे वापस करेंगे हम लोगों ने 9 लाख रुपीज़ इनसे वापस करना था, 9 लाख रुपीज़ के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं और 10% प्रीमियम के साथ, तो 9,90,000 रुपीज़ देना होगा। तो 90,000 रुपीज़ हम प्रीमियम दे रहे हैं, ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस का पार्ट होता है। और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,90,000 रुपीज़ वी हैव टू पे टू डिबेंचर्स होल्डर फॉर रिडेम्पशन ऑफ देयर डिबेंचर। हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जब डिबेंचर का रिडेम्पशन कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनका अपना जो भी DRI होता है या फिर DRR होता है, DRI को जो इन्वेस्ट किया होता है 1,35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, हमारा पैसा कम नहीं बढ़ा, हमारे पास इतना पैसा बिजनेस में था कि इनका पेमेंट हमने कर दिया। तो अब इस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, हम सोल्ड करेंगे। बट क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है 1,40,000 में सोल्ड हुआ है, तो 5 लाख रुपीज़, और सॉरी 5,000 प्रॉफिट में सोल्ड हो गया है। तो 5,000 जब बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू DRI, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, अभी ये बेच दिया अपना इन्वेस्टमेंट और ये 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट एंड टू PL। आपने DRR में ट्रांसफ़र कितना किया था, देखो DRR में ट्रांसफ़र किया था 2 लाख, ये पूरे 20 लाख के लिए कि हमें 20 लाख रुपीज़ का रिडेम्पशन करना है। तो 20 लाख का रिडेम्पशन करना था डिबेंचर होल्डर का, हमने इसका 10% ट्रांसफ़र कर दिया था DRR में। तो हम लोगों ने भी रिडेम्पशन कितना किया, 9 लाख रुपीज़ का, तो 9 लाख का किया, 9 लाख का पैसा हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे DRR से, यहाँ से DRR से 9 लाख का 10% 90,000 रुपीज़ बाहर ले आएंगे, और 1,10,000 रुपीज़ हम DRR से तब भी ट्रांसफ़र करेंगे जर्नल रिजर्व में, जब हम ये 11 लाख रुपीज़ का भी पेमेंट कर देंगे, रिडीम कर देंगे। आपने रिडेम्पशन यहाँ पे प्रीमियम पे किया है, 9 लाख रुपीज़ देने थे पर 9,90,000 दिए हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में बोला था कि 10% प्रीमियम के साथ पैसा देना होगा। तो ये 90,000 रुपीज़ हमारे लिए क्या था, लॉस का पार्ट था कंपनी के लिए। तो 90,000 को हम PL में ट्रांसफ़र करेंगे, PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, 90,000। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉपी में प्लीज़ नोट कर लें, क्योंकि आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, 2019 में कुछ न्यू अमेंडमेंट आ गए हैं। और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।